ये चौथा एपिसोड है और कंक्लूडिंग एपिसोड है। कंक्लूडिंग एपिसोड का कारण शायद आपको देख के पता चल गया हो। कारण ये कि हमने डिबेट विद डॉक्टर बी आर सिंह में इनवाइट करने की कोशिश की ऐसे लोगों को जो हमारे क्रिटिक हैं और भयंकर क्रिटिक हैं, जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मंत्रालय के माध्यम से वेरियस काइंड ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस या इंडिविजुअल्स या डॉक्टर्स कभी ना कभी कोई ना कोई कमेंट या कोई ना कोई क्रिटिक वो करते रहते हैं, तो वो अपना पक्ष रखते हैं, तो लेकिन वो एक तरफा होता है। इसीलिए हमने डिबेट विद डॉक्टर बी आर सी की शुरुआत की थी, इस सोच के साथ कि ये कंस्ट्रक्टिव एक डिस्कशन होगा जिससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो डेफिनेटली पेशेंट के भले के लिए होगा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो एक कंक्लूडिंग सेशन है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज इस सेशन में आई एम पुटिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लाइफ एंड डेथ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट, विच कैन डिसाइड योर डेथ एंड लाइफ। 10 इंपॉर्टेंट सवाल और उस 10 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब और जवाब के जवाब भी आगे आप दे सकते हैं। पहले वो 10 सवाल देख लें हम अपने। पहला सवाल, इज टेकिंग टू द हॉस्पिटल अ कार्डियक अरेस्ट पेशेंट ऑफ एनी यूज। एक ऐसा पेशेंट जो मर चुका है, मतलब नो ब्रेथ नो हार्ट बीट, तो इसे हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन टेम्पररी डेथ होता है फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स एंड देन बिकम्स अ परमानेंट डेथ, इसे कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक अरेस्ट आ गया हो, उसे पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना किसी तरह से फ़ायदेमंद है क्या? तो एक जनरल कॉमन सेंस का आंसर होगा कि हाँ है, लेकिन वो है कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन सबूत क्या कहता है। 2 तरह के पैमाने हैं। एक तो पैमाना वो कि ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वो आपका पैमाना हो सकता है। दूसरा पैमाना है कि सबूत क्या बोलता है। तो इस हमारे मंच पे हम सबूतों की बात करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। दूसरा क्वेश्चन, इज एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ एनी हेल्प। जो ऑक्सीजन सिलेंडर अक्सर आप देखते हैं, बहुत ही कॉमन सीन होता है हॉस्पिटल्स में, क्या ये किसी भी रूप में किसी भी तरह के पेशेंट के लिए थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है क्या? तो एक जनरल कॉमन सेंस फिर ये कहता है ये तो बहुत फायदेमंद, लाइफ सेविंग है। वो आपकी एक सोच है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन क्या वो सोच एविडेंस बेस्ड है? रियल लाइफ में क्या वो फायदा करता है, नुकसान करता है? आंसर इज नुकसान करता है, लेकिन कैसे नुकसान करता है उसका सबूत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ सवालों पे ध्यान दें। अगला सवाल है, इस जनरल एनुअल हेल्थ चेकअप हैज़ बीन बेनिफिशियल। बहुत सारे लोग खास तौर पे कॉर्पोरेट पैकेजेस होते हैं साल में एक बार, रूटीन चेकअप जिसे बोलते हैं, रूटीन जनरल हेल्थ चेकअप, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह इंक्लूड होते हैं, जो साल में एक बार लोग यूं ही करा देते हैं। क्या पता कोई बीमारी आने वाली हो, बीमारी आने से पहले हम उसको पकड़ लें। तो ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटी है, बिना किसी वार्निंग के या आप खुद ही टेस्ट के लिए चले जाते हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? जवाब तो ये है कि इससे नुकसान होता है, और उसके जवाब के इलाबोरेशन एंड उसके रीजनिंग पे मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इज़ एंटीबायोटिक बेनिफिशियल इन एनी सर्कमस्टेंस। जो रह के आप देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे खासतौर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द वगैरह के लिए, तो वो ज़रूर कोई ना कोई एंटीबायोटिक बीच में घुसा देंगे। तो क्या एंटीबायोटिक कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद हुआ है या फ़ायदेमंद है? द आंसर इज़ नो। लेकिन इसके एविडेंसेस क्या है उस पर हम बात करेंगे, इसके डिटेल में हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इज कीमोथेरेपी रेडिएशन बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट्स। ऐसा लगता है ये कैसा सवाल है? कैंसर पेशेंट के लिए तो बना है कीमोथेरेपी रेडिएशन, हाँ उनके लिए लाइफ सेविंग है, उनके लिए लाइफ उनकी बढ़ जाती होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती होगी, ये है जनरल परसेप्शन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलोपैथी का मतलब एविडेंस बेस्ड साइंस, ऐसा माना गया है। तो अगर एविडेंस बेस्ड साइंस माना गया तो एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस तो इसका ठीक उल्टा कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 6वें क्वेश्चन पे आते हैं, डज डायबिटीज ड्रग इंक्रीज द लाइफ स्पैन और द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए डायबिटीज पेशेंट। जो डायबिटीज पेशेंट है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है डायबिटीज मेडिसिन के होने से, इन कंपैरिजन टू नहीं होने के। अगेन ये लगेगा अरे ये तो ऑब्वियस आंसर है कि हाँ हो ही जाती होगी, तभी तो इतने हज़ारों तरह के जो दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की और करोड़ों लोग उसको ले रहे हैं, तो ज़रूर लाइफ बढ़ जाती होगी। लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर एलोपैथी को एविडेंस बेस्ड साइंस मानते हैं तो एविडेंस क्या कहता है एक बार आपने देखा। आप में से किसी ने देखा, जो मुझे सुन रहे हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, लेकिन क्या आप में से किसी ने सबूत देखा? अगर तो सबूत देखा तो वो सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है, मैं आपको सबूत दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज हम क्या और कवर करेंगे इस शो में। व्हाट अबाउट रेबीज वैक्सीन आफ्टर डॉग बाइट। एक कुत्ते ने आपको काट लिया कि उसके बाद रेबीज वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। लेकिन और भी स्पेसिफिक हो जाता हूँ, क्या लगाने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? आंसर है नुकसान होगा।
इवन इफ कि अगर उस कुत्ते को रेबीज था और उसने जब आपको काटा आपकी बॉडी में रेबीज घुस गया और अब भी क्या वैक्सीन लगाना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों नो? इसके साइंस पे, इसकी रीजनिंग पे आएंगे। और उससे पहले अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ बेनिफिशियल इज एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी? क्या किसी भी रूप में किसी भी तरह के पेशेंट के लिए ये रिकमेंडेड है? कोई भी फायदा करता होगा? तो इसके एविडेंस क्या कहते हैं? देखिए, मास परसेप्शन तो ये कहता है कि फायदेमंद है बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी, तभी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग अपने पूरे जमा पूंजी को खर्च करके इसको कराते हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग जो ये कराते हैं, एक तरफ वो लोग जो ये कराने के लिए बोला गया बट वो नहीं कराते। तो उनको जब ट्रैक किया गया तो क्या पाया गया? क्या कोई फायदा हुआ उन लोगों को इन कंपैरिजन टू उन लोगों के जिन्होंने नहीं कराया सर्जरी या एंजियोप्लास्टी? तो इस पे हम बात करेंगे। आंसर इसका क्लियर है, आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये नुकसानदेह है, कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन इसके एविडेंस मैं दूंगा। इस पैरासिटामोल ऑफ एनी हेल्प, दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली अगर कोई दवाई है एलोपैथी की तो पैरासिटामोल है। यानी कि पिछले 200-250 साल से जो दवाई चल रही है, क्या वो मानवता के लिए किसी भी तरह से कभी भी काम आया? हाँ, डेफिनेटली आप सबने अपने जीवन काल में कई बार पैरासिटामोल लिया होगा, खासतौर पे फीवर को कम करने के लिए। फीवर कम भी हुआ होगा, लेकिन क्या आपको कुछ उससे फायदा हुआ? फीवर का कम होना एक फायदा अगर मानते हैं तो जरूर फायदा हुआ, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, राइट? क्योंकि क्या उससे बीमारी जल्दी ठीक हो गई? क्या वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो गया? क्या उससे आपकी जो एनर्जी जो लॉस हुआ था वो जल्दी रिकवर हो गया? द आंसर इज नो। ऐसा तो एविडेंस कहती है, लेकिन मास परसेप्शन ये कहती है कि ये बड़ा फायदेमंद है, तभी 200-250 साल होने के बावजूद भी ये दवाइयाँ आज भी चल रही हैं। इस सवाल के जवाब पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, हाउ इंपॉर्टेंट इज पेट स्कैन एंड बायोप्सी? ये एक दो मुख्य डायग्नोस्टिक्स हैं खासतौर पे कैंसर पेशेंट्स के लिए। जो कैंसर पेशेंट है या नहीं है वो कैंसर पेशेंट, ये इसी पे डिपेंड करता है, ये दोनों टेस्ट पे। लेकिन ये दोनों टेस्ट जो है अपने आप में रिलायबल है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये नुकसानदेह है? द आंसर इज ये नुकसानदेह है और रिलायबल नहीं है। यानी कि इस टेस्ट का कोई भी लायबिलिटी फैक्टर तो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। और ये टेस्ट डेफिनेटली बड़ा हार्मफुल है, इट कॉजेस कैंसर। तो जो मैंने अभी बात बताई उन सबके एविडेंस पे हम आएंगे। तो ये 10 सवाल हम कवर करेंगे। एलोपैथी को हम एविडेंस बेस्ड साइंस मानते हैं। एविडेंस बेस्ड साइंस का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का सबूत है और जो सबूत कहता है उसके आधार पे आपकी इलाज होता है। तो सबूत क्या कहता है, वो सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा, और आपके अगर कोई काउंटर सबूत हो तो वो भी पेश कीजिएगा। हालांकि ये कंक्लूडिंग एपिसोड है, बिकॉज हम वेट करते रह गए हमारे प्रतिद्वंदी का, लेकिन अब तक कोई आया नहीं। ये सारी बातें शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, खासतौर पर जब मैंने DIP डाइट का इजाद किया था 2014 के बाद। 2015 में जब हमने सी रिपोर्ट में कॉन्फ्रेंस करने की किया, और उसमें उस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो भी आने वाले थे, लेकिन तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगले दिन अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और बाकी अखबारों में ये डाल दिया कि ये कॉन्फ्रेंस में कोई ना जाए, और हेल्थ मिनिस्टर को भी रोका और ये भी बोला कि ये तो जो है सारा झूठ है। तो ये बात है 2015 की। 2017 में हमने दोबारा कॉन्फ्रेंस किया इसी टॉपिक पे कि फ्रूट्स खाने से पेशेंट्स ठीक होते हैं, मीठे फल खाने से डायबिटीज़ पेशेंट बड़ी जल्दी ठीक होते हैं। तो इसके सारे रिसर्च पेपर मुझे रखना था। तो वो कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किल से हमने कंक्लूड किया, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट ABP न्यूज़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इन सब ने मिलकर एक डिबेट किया। उस डिबेट में बस मैं नहीं था, बाकी सब लोग थे। और उस डिबेट का यही निष्कर्ष था कि ये तो लोगों को बुद्धू बनाने का एक तरीका है कि DIP डाइट ले लो, फल खा लो और उससे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगता है कि इससे ठीक नहीं होगा, और जेन्युइनली दे आर इंटरेस्टेड इन पेशेंट्स। लेकिन उसके बाद 2018 में कुदरती ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया हड्डियों की बीमारी पे, और 2022 में DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। नेपाल गवर्नमेंट ने, नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और डायबिटीज़ के पेशेंट पे, हाइपरटेंशन के पेशेंट पे, मोटापे के पेशेंट पे, और रिसेंटली पिछले साल ही DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, दैट इज़ बाय मलेशिया, लिंकन यूनिवर्सिटी, ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। इंटरेस्टिंग बात है कि 3 अलग अलग देशों के ट्रायल की रिपोर्ट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन तीनों ट्रायल की रिपोर्ट से एक ही चीज़ कंक्लूजन में आता है, वो ये कि तीनों ट्रायल में कंक्लूजन ये कि ये हड्डी की बीमारी में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, मोटापे में और क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में DIP डाइट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड प्रूव टू बी टू हेल्प द पेशेंट रिवर्स द डिजीज़।
तो ये ट्रायल का नतीजा है। तो ये हुआ एविडेंस बेस्ड, सबूत ये कहता है। सबूत भी वो 3 अलग अलग देशों के अलग अलग बीमारियों पे, और वो भी मेन स्ट्रीम हेल्थ मिनिस्ट्री की, कोई एक इंडिविजुअल की नहीं, कोई प्राइवेट इंसान की नहीं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबूत इसे कहते हैं। इस सबूत के आने के बाद भी अब भी कई लोग बोल सकते हैं या बोलते हैं कि DIP डाइट काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए और हमसे डिबेट कीजिए, अपने सबूत आप दीजिए। नहीं तो ये होता आया है नॉट जस्ट फॉर DIP डाइट, क्योंकि DIP डाइट से एक काम ज़रूर होता है कि लोगों की इंसुलिन छूट जाती है, लोगों की दवाइयाँ छूट जाती है, वो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, और जब जाते हैं तो ये बोलते हैं कि इतने साल आपके पास आना ही नहीं पड़ता अगर पहले से किसी ने DIP डाइट बता दिया करते होता। और फिर वो अपने और साथी दोस्त जो डायबिटीज़ पेशेंट को भी ये बताने लगे। इस तरह से यूँ मानिए इंसुलिन इंडस्ट्री है, एलोपैथी इंडस्ट्री, उनको एक नुकसान, एक झटका तो लगा ही होगा। उनका जो एक बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। अब बात आती है 2021 की, जब मैंने ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम का आविष्कार किया। यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, दोज हु आर ऑन डायलिसिस, दे कैन बी फ्री फ्रॉम डायलिसिस। और हमने ये करके दिखाया, बहुत सारे पेशेंट हज़ारों में जो डायलिसिस मुक्त हो गए और उनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई, जो कि एक असंभव लगता था या लगता होगा आज भी बहुत सारे लोगों को, आपको भी सुनने में ऐसा लगता होगा। तो यहाँ फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन का। इट स्टार्टेड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर। उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया कि भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, हेड डाउन टिल्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब मुझे पता चला 2021 में 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन LTG ऑडिटोरियम बुक करके हमने पत्र लिख के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इन्वाइट किया, आइए और हमारे पेशेंट से मिलिए जो ठीक होंगे। वो तो आए नहीं। फिर मैंने 2022 में खुद ही रायपुर चला गया, और वहाँ जो मैंने लेक्चर किया, वो लेक्चर का अगर आपको चाहिए, देखना चाहते हैं तो लिंक में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो यानी कि आई ट्राई टू रीच देम, जिन्होंने पुलिस कंप्लेन किया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का छत्तीसगढ़ चैप्टर, और उनको बुलाना भी चाहा, उन तक पहुँचना भी चाहा। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो अखबार में तो बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है, पुलिस कंप्लेन भी करा रहे हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को आपको दिखाने लाए हैं, या आप आके देखिए या हमारे सबूत देखिए, तो डोर्स आर क्लोज्ड। तो खैर 23 जुलाई जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती का दिन है, उस दिन इसी साल 2023 LTG ऑडिटोरियम एक बार फिर बुक किया, और पूरे देश से हमारे सक्सेसफुल पेशेंट जो वंस दे वर ऑन डायलिसिस, या वंस दे वर ऑन इंसुलिन, टाइप 1 चिल्ड्रन, वंस दे वर ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थैलेसीमिया के बच्चे, वो सब स्टेज पे आए, और हमने बड़े बड़े ऐड दिया अखबारों में कि सारे मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल आए, जांच कर ले। लेकिन फिर दोबारा वो नज़ारत थे, कोई भी नहीं थे। और 23 जुलाई के इवेंट के बाद से दोबारा से कंप्लेंट्स के ज़रिए, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, या मिनिस्ट्री के कंप्लेंट के ज़रिए दोबारा से यही प्रोपेगेंडा की ये ग्रेड सिस्टम काम नहीं करता। 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन हमने फिर अपने सक्सेसफुल पेशेंट को बुलाया, और इस दिन हमने एक किताब लॉन्च की। ये किताब है व्हेन क्योर इज क्राइम। ये किताब में हमने इस बार सारे पेशेंट्स के डिटेल तो दिए ही, उनका हॉस्पिटल नाम भी दिए, उनका QR कोड भी हमने जनरेट किया। QR कोड स्कैन करेंगे तो उनके वीडियोस आ जाएंगे, उनके करंट रिपोर्ट अभी के और उनके पहले के रिपोर्ट जब वो पेशेंट थे, राइट, तो वो सारे आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं इस किताब के माध्यम से। किताब अगर लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री लोडेबल, ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल इन अमेजन एंड वेरियस अदर बुक स्टोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, लेकिन फ्री अवेलेबल भी है आपके लिए। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो सिर्फ बातें करेंगे, आपको बताएंगे ये काम नहीं करता, आपको भ्रम में रखेंगे। आप मानिए उसका जो सबूत देता हो। अगर आपके पैमाने में ये पैमाना है कि कौन सी बात ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, एक तो वो तरीका है, उस डायरेक्शन में जाइए, या कौन सबूत दे रहा है, एक वो तरीका है। अगर आपका तरीका वो है कि सबूत के आधार पे आप डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ करेक्ट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो सबूत आज हम बात करेंगे 10 सबूतों की और 10 सवालों के सबूतों की। पहला सवाल, इज टेकिंग टू द हॉस्पिटल अ कार्डियक अरेस्ट पेशेंट ऑफ एनी यूज। देखिए यहाँ पे समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट जो है वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक पेशेंट्स। कार्डियक अरेस्ट पेशेंट और हार्ट अटैक पेशेंट में डिफरेंट क्या है? हार्ट अटैक मतलब एंजाइना, जोर का चेस्ट पेन, पेशेंट इज जिंदा, और कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के पहले चार मिनट के अंदर उसे हम कार्डियक अरेस्ट
बोलते हैं, उसके बाद भी अगर वो मृत्यु जारी रहती तो वो मृत्यु बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट ऐसी स्थिति में याद रखिए पहले 10 मिनट के अंदर जो होना है हो जाएगा, और उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हम पेशेंट को लेकर भाग के किसी हॉस्पिटल पहुंचना भी चाहेंगे तो 10 मिनट में पहुंचना नामुमकिन है, और 10 मिनट में पहुंच भी गए बाई चांस तो उसके ऊपर जो CPR करना है और उसके ऊपर जो डिफिब्रिलेटर लगा के प्रोसेस करना है तो वो हो नहीं सकता। तो किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना फ़ायदेमंद तो है ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम 10 मिनट तो निकल ही जाएगा। और दूसरी बात, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल में जो कॉमन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से इस किताब में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 72 में जाऊंगा, ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो इसमें मैंने एविडेंस दिया हुआ है कि इपिनेफ्रिन एंड एमियोडेरेवन ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं जो इंजेक्ट करते हैं कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में इस उम्मीद से कि पेशेंट जिंदा हो जाएगा, लेकिन देखा गया कि ये नुकसानदेह है, इससे पेशेंट की जिंदा होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सिर्फ CPR या कार्डियक कंप्रेशन करके एंड डिफिब्रिलेटर से पेशेंट के जिंदा होने के चांसेस या रिवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल ले जाने का नुकसान ये है कि यू आर एक्सपोजिंग द बॉडी फॉर दोज ड्रग्स विच इज प्रूवन टू बी मोर डेंजरस एंड डैमेजिंग, राइट। तो यानी कि सीधा जवाब ये हुआ कि अगर पेशेंट को ये दवाइयाँ देंगे तो उनके चांसेस रिवाइवल के और कम हो जाएंगे, एंड मोस्टली टेम्परली वो रिवाइव हो ही जाते हैं। तो पहले 10 दिन के अंदर उनकी मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर इन दवाइयों के बिना जब रिवाइव करते हैं तब। तो ये एविडेंस आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इज एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ एनी हेल्प। यहाँ अगर आप इस सवाल को यूं ही समझें तो दिमाग में तो यही बात आती है कि लाइफ सेविंग है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पे लग दिया, अब सांस ले पाता है, SpO2 बढ़ जाती है और इसलिए इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता होगा। लेकिन याद रखिए जब आप ब्रीथ करते हैं, जब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ तो वी आर नॉट ब्रीदिंग ऑक्सीजन, वी आर ब्रीदिंग एक्चुअली नाइट्रोजन ऑल्सो। मेजर क्वांटिटी तो नाइट्रोजन ही ब्रीथ करते हैं, वी आर ब्रीदिंग एक्चुअली एयर। हमारा जो बॉडी है वो एयर को ब्रीथ करने के लिए बना है, ना कि ऑक्सीजन के लिए सिर्फ। ऑक्सीजन अगर प्योरेस्ट फॉर्म में आप लेंगे तो वो बॉडी में न्यूमोनिया क्रिएट करता है, यानी कि जो लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसे फर्दर डैमेज करता है। तो यानी कि आप ऑक्सीजन के ट्रैप में फंस गए तो अब ऑक्सीजन सिलेंडर निर्भर हो ही गए। इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे निर्भर नहीं होना है, इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दो। ये देखा भी गया है दुनिया में कि एक ही जितने सीवियर पेशेंट हैं, एक टाइप ऑफ पेशेंट जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया, दे कुड गेट एन एक्सेस टू ऑक्सीजन। दूसरे पेशेंट जो गरीब थे, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल नहीं पाया, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए। तो दोनों में से देखा गया कंपेयर करके कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगा है या लग पाया है उनके मरने के चांसेस ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू जिनके लगा नहीं है। अब जो मैंने आपको बात बताई इसके सबूत दे देते हैं, क्योंकि बात सबूत की हो रही है। ये जो किताब है, इस किताब में पेज नंबर 13 पे जाएंगे तो पेज नंबर 13 में आपको इसका सबूत मिल जाएगा। सबूत एक नहीं, रेफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 रेफरेंसेस। तो ये रेफरेंसेस ये बताते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना ज़्यादा खतरनाक है, इवन इफ की पेशेंट सांसें नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में पेशेंट को कंफर्ट कैसे देना है, हम अपने हॉस्पिटल में कंफर्ट कैसे देते हैं। एक बात याद रखिए, पेशेंट जब आगे की तरफ झुकता है, जैसे मैं आगे की तरफ झुक के खड़ा हूँ, तो ऐसे करते ही हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप प्रोन वेंटिलेशन पोजिशन पे पेशेंट को लेटाते हैं तो उसकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर वो चेयर पर बैठा आगे की तरफ झुका देंगे तो लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर उसके इतने दूर से अगर छोटे से फैन से अगर एयर ब्लो करेंगे और इस एरिया में लगेगा जिसके पीछे कुछ सेंसर्स हैं जो लंग की कैपेसिटी को इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। तो देयर आर मेनी टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मैंने अपनी किताबों में लिखे हैं जिनके माध्यम से आप लंग की कैपेसिटी यूं ही बढ़ा सकते हैं बिना किसी टूल के, बिना किसी इक्विपमेंट के। हाँ, छोटा सा फैन जरूर चाहिए हो सकता है एयर ब्लो करने के लिए, या पेशेंट को आप गाड़ी में बिठा देंगे और खिड़की के बाहर वो झांकेगा तब भी एयर ब्लो होता है जब गाड़ी चलती है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे पेशेंट की ब्रेथलेसनेस को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्योरली ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं। अगर आप एविडेंस बेस को मानते हैं तो एविडेंस मैंने दे दिए। अगर जो मैंने बात बताई इस बात को काटने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है, आई वेलकम दोज एविडेंसेस। आप अपने एविडेंस को स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके डाल सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। आज चलते हैं अगले सवाल पे। इस जनरल एनुअल हेल्थ चेकअप हैज बीन बेनिफिशियल।
जो आपने सवाल पढ़ा सुनने में लगता है तो बेनिफिशियल है, वो बीमारी अभी छोटे रूप में थी, बड़ी हो जाती उससे पहले ही हमने उसे पकड़ लिया। एक बात याद रखिए, इस वक्त अगर मुझे कोई स्कैन करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, तो मेरे बॉडी में ट्यूमर स्टोन वगैरह निकल आएंगे, जैसा कि आपकी बॉडी में भी निकलेंगे। ऐसा कोई परफेक्ट बॉडी होती ही नहीं है। बॉडी के अंदर ट्यूमर बनते हैं, फिर वो अपने आप ही गायब होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में पिंपल आपके आते होंगे, फिर अपने आप ही चले जाते होंगे। चले जाने के प्रोसेस के दौरान आपने कई सारे टोटके किए होंगे, क्रीम लगाना या फिर कोई पर्टिकुलर पानी से उसको साफ करना या फिर कुछ प्रे करना, कुछ भी, या कोई मिट्टी लगा देना, लेकिन इट टेक्स इज ओन टाइम टू गो अवे। छेड़छाड़ करते हैं जो लोग, उनका तो बाद में निशान भी रह जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक उसी तरह से बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई ग्रोथ होती है और मोस्टली वो चली जाती है, लेकिन वो चली जाने से पहले अगर आप उसको अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं तो इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इंसिडेंटोलोमास। इंसिडेंटोलोमास का मतलब आप बॉडी में कुछ और ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बाय द वे स्टोन मिल गया, बाय द वे वो ट्यूमर मिल गया। अब आपको दिमाग में है कि इसको तो एलिमिनेट करना है, जबकि वो खुद ही एलिमिनेट होता है और वो रूटीनली एलिमिनेट होता है। उसका अपना एक साइकिल है, आता है और जाता है। अगर आपने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की तो याद रखिए अब अगली बार वो बड़ी तेज़ी से आएगा जहाँ से हम काटेंगे। यही ट्यूमर का जो एक प्रवृत्ति है, तो एलिमिनेट करने से नुकसान है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एनुअल हेल्थ चेकअप के नाम पे बॉडी में कुछ ना कुछ आपको सो कॉल्ड कमियाँ बताई जाएंगी, फिर उसको ठीक करने की कोशिश की जाएंगी। ये देखा गया है कि एनुअल चेकअप जो लोग करते हैं वो ज़्यादा दवाइयों पे रहते हैं, वो ज़्यादा सर्जरी होती है, उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बाकी लोगों से कम होता है। इनके अगर जवाब जो मैंने दिए उसके अगर आपको एविडेंस चाहिए तो एविडेंस इसी किताब में पेज नंबर 35, पेज 35 में जाएंगे तो मैंने सारे दुनिया भर के एविडेंसेस जो हैं इसमें डाले हैं। तो एक्चुअली जो सवाल मैंने पूछा, इस सवाल पे टोटल 17 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए और उन सारे ट्रायल का एक मेटा एनालिसिस हुआ बाय कॉकरेन कोलैबोरेशन। और उस मेटा एनालिसिस में ये देखा गया कि जिन लोगों ने एनुअल चेकअप कराया उनके मृत्यु के चांसेस या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के पूर्ण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू जो ये नहीं कराते। चलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, वो है इज एंटीबायोटिक बेनिफिशियल एट एनी सर्कमस्टेंसेस। क्या एंटीबायोटिक बेनिफिशियल है किसी भी सर्कमस्टेंस में? द आंसर इज नो। याद रखिए 2016 में ऑलरेडी ये अनाउंस हो चुका था। इवन WHO ने, जो कि अपने आप में एक फार्मा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी अनाउंस कर दिया था कि एंटीबायोटिक जो है अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। यानी कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है वो सारे म्यूटेट हो चुके हैं और जो एंटीबायोटिक चल रहे हैं जो सालों साल से, वो उनके लिए ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब वो उन बैक्टीरिया को मार नहीं सकती है। यानी कि अब जब वो आप एंटीबायोटिक खाएंगे उनका बॉडी पे, उन बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि अब के जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं, जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट टू ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ काम नहीं कर सकती इन पे, क्योंकि उन्होंने नया रूप ले लिया है। इट हैज टेकन द न्यू मोड, तो नाउ इट विल नॉट वर्क। इसके एविडेंसेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ये जो किताब है, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, इस किताब में पेज नंबर 15 में अगर आप जाएंगे तो इस किताब में मैंने इसके एविडेंस दिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जो रह के पेशेंट को एंटीबायोटिक खिला दिया जाता है और आप किसी भी बीमारी के लिए जाएंगे तो एंटीबायोटिक का एक थोड़ा बहुत तो आपको दे ही दिया जाएगा, जैसे कोई प्रसाद देता है अगर हम मंदिर में जाते हैं तो लेकिन वो फ़ायदा नहीं करता, वो नुकसान करता है। ये एविडेंस होने के बावजूद भी डॉक्टर्स जानबूझ के रूटीन लिए करते ही हैं, आपको पता है। तो अगर आप एविडेंस में विश्वास रखते हैं तो एविडेंस तो कुछ और कह रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल में, इज कीमोथेरेपी रेडिएशन बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट? द आंसर इज शॉकिंगली नो। कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर को कंट्रोल नहीं करते, क्योर नहीं करते, पेशेंट को रिलीफ नहीं देते, सिम्टोमेटिकली फ़ायदा नहीं करते, वो कैंसर को प्रमोट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि कीमोथेरेपी का आविष्कार कैसे हुआ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में जो गैस यूज़ किया था जिससे लाखों लोगों को मारा गया था, वो जो मस्टर्ड गैस ईरान इराक के वॉर में भी यूज़ किया था, लाखों लोगों पे को मारने के लिए, और मरे भी थे, वही मस्टर्ड गैस को यूज़ किया जाता है एज ए कीमोथेरेपी एजेंट। तो ये जो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये इंसान के बॉडी में
कैंसरस एलिमेंट को ग्रो करता है, ना कि उनको रोकता है। इस बात के अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत के लिए ये किताब है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, जो मैंने अप्रैल में लॉन्च की थी। ये किताब के पेज नंबर 135, 136 में मैंने दुनिया के सारे सबूत इकट्ठे करके डाल दिए हैं। जो सबूत समरी में ये पढ़ सकते हैं, उनके रेफरेंसेस सारे मैंने दे दिए हैं। अगर आपके पास कोई सबूत हो जो इसके काउंटर पे हो तो वो आप हमें दे सकते हैं। जब भी आपको कोई डॉक्टर बोले कि आपको कीमोथेरेपी कराना चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कीमोथेरेपी कराने से क्या मेरी लाइफ लंबी हो जाएगी, या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, या मेरे सिम्टम चले जाएंगे, या मेरे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इनमें से कोई अगर चीज़ों के सबूत हो तो दीजिए। सबूत तो है, लेकिन इन सबके कॉन्ट्रास्टिंग सबूत हैं कि ना तो आपकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, वो घटेगी। लाइफ स्पैन आपकी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। आपके सिम्टम घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किताब में दिया हुआ है और ये कॉम्प्रिहेंसिव सबूत इसमें दिया हुआ है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, डज डायबिटीज ड्रग इंक्रीज द लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए डायबिटीज पेशेंट? द आंसर इज नो। इस पे कई सारे ट्रायल हुए, एकॉर्ड ट्रायल हुआ, VADT ट्रायल हुआ, UKPDS ट्रायल हुआ, एडवांस ट्रायल हुआ, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल उनके नाम लिए। ये इन्हीं सवाल के जवाब के लिए ये सारे ट्रायल हुए। इन ट्रायल का नतीजा ये कहता है कि जिन लोगों ने दवाई ली ब्लड शुगर कम करने के लिए, उनका ब्लड शुगर तो कम हो गया, बट उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो गया साथ में ही। कितना? एकॉर्ड ट्रायल के अनुसार 22.5% जो डेथ रेट ज़्यादा है उनमें जिन्होंने दवाई ली इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं ली। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब डायबिटीज़ की गाइडलाइन हमें बदलने होंगे। 2018 में ACP गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने नए गाइडलाइन तैयार किया और नया गाइडलाइन के अनुसार दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेना ज़्यादा खतरनाक है। और HbA1c भी इन्होंने चेंज किया कि उतना कम होने की ज़रूरत नहीं, 8.1 से नीचे रहेगा तब भी काम चल जाएगा, राइट। तो वो सारे गाइडलाइन तो बदल दिए, लेकिन वो धरातल में नहीं आए। वो डॉक्टरों की घर टेबल तक तो पहुँचा, लेकिन डॉक्टर ने आप तक नहीं पहुँचाया। क्योंकि अगर आप तक पहुँचाएंगे तो डॉक्टर को साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि जो दवाई मैं आपको दे रहा था पिछले 20 साल से, वो दवाई को छोड़नी होगी। ये नया गाइडलाइन है। जो हम चेस कर रहे थे 6 HbA1c को, वो 8 तक भी नॉर्मल है। ये गाइडलाइन है। जो मैंने आपको बात बताया, इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये किताब ही मैंने इस पे एक लॉन्च की है। पूरी किताब पढ़िए, ये गाइडलाइन पे ही है। 2018 का जो गाइडलाइन है उसी पे ये किताब है। ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके किताब पढ़ सकते हैं और एविडेंस को देख सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने डॉक्टरों को, स्पेशली उन डॉक्टरों को जिन्होंने ये आपको दवाई दी, उनको आप दिखा सकते हैं। तो ये एविडेंस है, जो कि एक बहुत ही वाइड स्प्रेड दवाइयाँ लोग टॉफ़ी की तरह खाते हैं, उनके लिए ये सवाल है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, व्हाट अबाउट रेबीज़ वैक्सीन आफ्टर डॉग बाइट? कुत्ते के काटने के बाद क्या आपको रेबीज़ वैक्सीन लगानी चाहिए? द आंसर इज़ नो। क्योंकि मान लो कुत्ता काटता है, उसमें उसके बॉडी में रेबीज़ है ही नहीं, तो आपको रेबीज़ उसने डाला ही नहीं, तो रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मान लो कुत्ता काटता हो, कुत्ते के बॉडी में रेबीज़ के जर्म्स हैं, तो रेबीज़ के जर्म्स आपके बॉडी में चले गए कुत्ते से। अब कुत्ते से रेबीज़ के जर्म जब आपके बॉडी में चले ही गए हैं तो एंटीबॉडी तो बॉडी उस रेबीज़ से कर ही देगा। अब इंजेक्शन लेके थोड़े से और डेड रेबीज़ बॉडी में भेज के आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा? आंसर इज़ नो। इस बात के अगर आपको जवाब चाहिए तो आप, ये मेरी किताब है, ये किताब में पेज नंबर 38 में आप जाएंगे तो ये इसमें मैंने पूरे एविडेंस दिए हुए हैं कि रेबीज़ हो या टिटनेस हो, इनकी जो हम वैक्सीन ले लेते हैं वो नुकसानदेह है, वो कोई फ़ायदा नहीं करता। वो इसमें पेज में मैंने एविडेंस डाल दिए हैं। अगर आपके पास अपने फेवर का कोई एविडेंस है तो आप ला के दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ बेनिफिशियल इज एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी? द आंसर इज, ये नुकसानदेह है, बेनिफिशियल है तो सिर्फ उस डॉक्टर के लिए जिस डॉक्टर ने आपको बोला कि बाईपास सर्जरी करें, एंजियोप्लास्टी करें। इसके सबूत मैं जानता हूँ आप चाह रहे होंगे, ये सबूत इस किताब, पूरा सबूत पे मैंने ये किताब लिखी है। ख़ास तौर पे पेज 64 और 65 पे जाएंगे तो कॉन्क्रीट एविडेंस आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। इस पैरासीटामोल ऑफ एनी हेल्प? याद रखिए, पैरासीटामोल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक दवा है। आधी जो लिवर की बीमारियां हैं वो पैरासीटामोल से ही होती हैं, ऐसा साबित हो चुका है। पैरासीटामोल से जुड़े हुए जितने भी ट्रायल हुए हैं अब तक, वो सारे ट्रायल लेके मैंने इस किताब में डाल दिया डेल्टा, और इसमें पेज नंबर 11, 12, 14, 15 में। और ये सारे ट्रायल का नतीजा एक ही है कि पैरासीटामोल सिर्फ और सिर्फ
आपके बीमारी के स्पैन को बढ़ाएगा, आपकी सीवियरिटी को बढ़ाएगा, आपके पेन को बढ़ाएगा, आपको टेम्परेरी थोड़ा बहुत फ़ायदा देने के एवज में। फ़ायदा मतलब थोड़ी देर के लिए फीवर से रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो लाइफ स्पैन फीवर ठीक होने के, जो इन्फेक्शन ठीक होने का टाइम वो और बढ़ जाएगा। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट इज़ द 10th क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज द पेट स्कैन एंड बायोप्सी। पेट स्कैन एंड बायोप्सी सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है। वो क्या काम करता है? वो आपको कैंसर देता है। मैं जानता हूँ आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये किताब पढ़ें, पेज 83-84 ज़रूर पढ़ लें। तो ये मैंने सबूत दिए। इन सबूतों के अगेंस्ट अगर कोई सबूत आपके पास है तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में है। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो से, किसी और चैनल के माध्यम से। बट अब ये हमारा डिबेट विद डॉक्टर BRC का ये कंक्लूडिंग सेशन है। थैंक यू।